नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है विश्व रंगमंच दिवस के इस अवसर पर। हालांकि विश्व रंगमंच दिवस पूरे विश्व में कल मनाया गया और उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम में वार्तालाप कार्यक्रम में हमने यहाँ पर इस मंच पर सादर आमंत्रित किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी को। थोड़ी देर में हम त्रिपाठी जी को इस मंच के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद विश्व रंगमंच दिवस को समर्पित आज का ये कार्यक्रम त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप में हम यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आइए सबसे पहले जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं श्री चित्तरंजन त्रिपाठी, उनको अपने मंच के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम आज हमारे बहुत सारे मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए, लेकिन क्या करें, आप भी अपने कार्य में बहुत व्यस्त थे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा अभी भी हमारे कुछ मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे, अन्यथा मैं उनसे निवेदन करूंगा बाद में जो इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर उपलब्ध होगी वो उसको देख लेंगे और अपने कमेंट्स हमें इस पर दे देंगे। मित्रों, मैं जो आज के हमारे विशेष अतिथि है चित्तरंजन त्रिपाठी जी, मैं उनका संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम आज का कार्यक्रम उनके साथ बातचीत के साथ शुरू करेंगे। सुपरिचित रंगकर्मी और सिनेमा कलाकार, साथ में आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में निदेशक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक तो विश्व रंगमंच दिवस को समर्पित आज का कार्यक्रम रहेगा और साथ में जो उनका व्यक्तित्व है और उनकी जो यात्रा रही है रंगकर्मी के रूप में, और साथ में उनके बहुत सारे कार्य हैं जो उन्होंने सिनेमा जगत में भी किए हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं अब बातचीत से त्रिपाठी जी शुरू करना चाहूंगा। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मेरे लिए और मेरे मंच के लिए, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद इस मंच के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने बहुत व्यस्तताओं के बीच में ये समय निकाला। मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहते हैं और उसके बीच भी आप हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो इतने बड़े देश का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसका जो निदेशक का रूप में आपका कार्य अब आरंभ हुआ है पिछले कुछ महीनों से। तो उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं एक्चुअली बैटरी नहीं थी तो चार्जर पॉइंट के चक्कर में मैं टेढ़ा मेढ़ा बैठा हूँ, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। दूसरी बात, रहा सवाल मुझे कैसा लग रहा है, एक मिक्स्ड फीलिंग है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आने के बाद का उत्साह भी है, और क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज इस कुर्सी पर पहले विराजमान होके इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। तो अच्छा, मैं आपसे पहले इस बात से शुरू करना चाहूंगा। आपने तो अपना ग्रेजुएशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया है और साथ में आप संगीत विशारद हैं ओडिशा वोकल में, और उसके बाद आपने पोस्ट ओडिशा ग्रेजुएशन वोकल नहीं है, ओडिशा वोकल नहीं है, ओडिसी वोकल, ओडिसी ओडिसी जो वोकल, डांस सॉरी। फॉर्म है ओडिसी, जी जी उसी जी जी। का डांस फॉर्म जो ओडिसी है, वैसे ही ओडिसी वोकल जो ओडिसी गायन शैली है उसके ऊपर है, ओडिशा नहीं है जी। जी जी जी। तो साथ में आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सोशियोलॉजी में किया है। तो क्या आपका क्या फिर मन बन गया सोशियोलॉजी में, क्योंकि आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की स्टडी ड्रामा में कर सकते थे?
पोस्ट ग्रेजुएशन ही किया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पोस्ट ग्रेजुएशन भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही किया आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया, उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब ज्वाइन किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो कोर्स है, इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अच्छा, उस अच्छा अच्छा, ओके। तो आई एम इन अ वे आई एम डबल एमए। डबल हमें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका जो मैंने सीवी देखा ना, उसमें ग्रेजुएशन लिखा है, इसलिए नहीं, ग्रेजुएटेड लिखा होगा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ओके ओके। ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएटेड एज अ पोस्ट जी जी ग्रेजुएट यू ग्रेजुएट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट। जी जी सो जी। तो उससे पहले आप सिनेमा जगत में भी बहुत काम आपने किया है, तो नहीं, उस उससे पहले मैंने नहीं किया। नहीं सर, उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया है। जी जी एनएसडी जी से पहले मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने जो कुछ भी किया या आगे करूंगा या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब एनएसडी के बाद सब हो रहा है, और ये सब एनएसडी के बदौलत हो रहा है। एनएसडी की वजह से मैं जिंदा हूं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज डायरेक्टर आने से पहले तो आप सिनेमा जगत में काफी कार्य किया है आपने। हाँ, मैं स्टूडेंटशिप जोड़ रहा था कि एनएसडी आने से पहले, यानी कि एनएसडी स्टूडेंट बनने से पहले मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, जी जी जी, एनएसडी के डायरेक्टर के पोस्ट में आने से पहले वही नेचुरल। वही मेरा मेरा तात्पर्य हाँ वही था, हाँ, वही था। जी जी माफ कीजिएगा, मैं समझने में थोड़ा जी चूक गया। सो डायरेक्टर बन बन के आने से पहले एनएसडी से कोर्स करने के बाद मैं एनएसडी में रेपेट्री में 3.5 साल रहा। उस दौरान मैंने एक नाटक डायरेक्ट किया, ताजमहल का टेंडर, जो आज प्रभु की कृपा से पिछले 26 साल से वो नाटक अभी भी चल रहा है। और ये अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है। और उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने बहुत सारे जो लीडिंग रेपेट्री कंपनीज उन उस दौरान होती थी, जैसे श्री राम रेपेट्री कंपनी, जो कि आज भी लीडिंग कंपनी है, रेपेट्री कंपनी है, या साहित्य कला परिषद, रंगमंडल एक होता था, रंग परिषद, उसमें भी मैंने एक नाटक किया, और भी कई ग्रुप्स के साथ दिल्ली में थिएटर किया। वो सब करता रहा। फिर एक स्कॉलरशिप मिली, उसमें लंदन गया पढ़ने के लिए, एक ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप थी, चार्ल्स वेलेस का। वहाँ पे गिलफोर्ड स्कूल ऑफ एक्टिंग में गया था। उसके बाद फिर वापस आके फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू करी। और 2012 में साहित्य कला परिषद ने मेरे पूरे नाटकों का एक समारोह रखा था। वो एक रेट्रोस्पेक्ट टाइप का हो गया था, जबकि उम्र मेरी कम थी उस समय, और फिर भी एक रेट्रोस्पेक्ट टाइप का एक दिल्ली सरकार साहित्य कला परिषद की तरफ से एक पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव फेस्टिवल मेरे 7 प्ले का रखा था। बट हम लोग 6 प्ले उसमें कर पाए थे, 3 प्ले मुंबई से, 3 प्ले दिल्ली से। इस तरह से ये चलता रहा। फिर एक समय पर लगा कि थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। फिर मैंने फिल्म की तरफ थोड़ा काम करने की कोशिश की। उसके बाद उड़ीसा में मैंने फीचर फिल्म्स बनाई। उससे पहले दूरदर्शन में कुछ सीरियल्स बनाया। उड़ीसा में मैंने धौली एक्सप्रेस फिल्म बनाई थी, जिसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जिसको उड़ीसा वासी बहुत प्यार करते हैं उस फिल्म को। उसके गाने आज भी लोग दोहराते हैं, तो सुन के अच्छा लगता है। फिर दूसरी फिल्म भी वहाँ किया था, फीचर, मुख्यमंत्री। उसके बाद मैंने हिंदी में 2 फिल्में और बनाई, छोटी बजट की फिल्म और नॉन स्टार ओरिएंटेड फिल्म। तो एक तो जियो ऐप में आज भी है, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, और एक फिल्म बनी थी हम्म। प्रमोद गुप्ता, जूनियर इंजीनियर। और उसके बाद जब मैं उड़ीसा में फिल्म बना रहा था, तब मैं, क्योंकि प्रोड्यूसर भी खुद ही था, तो आई लॉस्ट ऑल माई मनी एंड आई वॉज अंडर अ डेट ऑफ 50 lakhs। तो फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में डेली सोप डायरेक्ट करने लगा। और सावधान इंडिया भी मैंने इनिशियल फेज में डायरेक्ट किया है। और ये सब करते करते फिर मैं करीब, आज मैं करीब 40 एक फिल्म में एक्टिंग कर चुका हूँ, और 5 एक फीचर फिल्म डायरेक्ट किया है, टेलीफिल्म्स किया है, डॉक्यूमेंट्रीज किया है, 1000 एक एपिसोड डेली सोप्स में किया होगा, इस तरह से। और क्योंकि मेरी संगीत में शिक्षा थी, तो मैंने कुछ आज 600, 650, 700 गानों को कंपोज किया है, नाटक के लिए, टीवी के लिए, और सिनेमा के लिए। और यही सब करते करते एनएसडी में फिर डायरेक्टर पोस्ट में क्योंकि अप्लाई किया था, तो उसमें प्रभु की कृपा है कि मुझे पीएमओ से
नियुक्त किया गया और मैं फिर यहाँ आके जो भी मैं कर सकता हूँ, हर दिन करीब 15 से 18 घंटे लगाते हैं, यही सोच के कि हमारा जो मदर इंस्टीट्यूट है, जो जिसकी एक अति है, गौरवपूर्ण इतिहास है, ग्लोरी है, उसको कैसे हम थोड़ा और आगे लेके जा पाएंगे, उसके ऊपर चेष्टारत हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने संक्षिप्त में पूरा अपना अपने डिटेल्स बता दिए, अपने बारे में बता दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बीच में मैं चित्रंजन जी आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत सारे मित्र जुड़ गए। निरुपमा सिंह जी, उषा कौल जी, नमिता सिंह जी, अरुण कुमार पासवान जी, नीलम प्रभा जी, ये सब मित्र हमारा प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि त्रिपाठी जी किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए हम 7 बजे ये कार्यक्रम आरंभ नहीं कर पाए। तो उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं नहीं सकता था नहीं समझ जी। सकते हैं कि देखिए आपका काम ही ऐसा है कि आपको समय का तो पता भी नहीं चलता होगा, आपको कितने व्यस्त रहते हैं आप, मैं जानता हूँ। मैं भी सरकारी कार्यालय में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है, मीडिया में था, आकाशवाणी में, तो बहुत व्यस्तता रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप जुड़ गए, ये बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ समस्या लग रही है जो हमारे साथ अभी बात ही कर रहे थे जी। तो अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ इसलिए जानना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। आपके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या नाटक के प्रति, संगीत के प्रति, क्या परिवार में कोई ऐसा वातावरण था, या उससे हटकर आपने ये इस लाइन को ले लिया है? वातावरण था, क्योंकि हमारे दादा परदादा और पिताजी तक सब लोग, एक पाला गायन है, एक फोक फॉर्म है, जो कि एक म्यूजिकल थिएटर का फॉर्म है उड़ीसा में। तो उसमें जो मेन सिंगर होता है उसको गाहण बोलते हैं। सो मेरे फादर जी। भी, पिताजी मेरे हैं, वो गाहण होते थे, और मेरे परदादा दादा वो भी सब पाला गायन करते थे, और पिताजी भी करते थे। फिर पिताजी ने बाकी चीजें भी जीवन को बिताने के, मतलब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए बाकी काम भी किया, लेकिन मूलतः पाला गायन करते थे। तो पहले जो बचपन में थोड़ा बहुत रुचि, जो संगीत के प्रति रुचि देखकर उन्होंने मुझे, मेरे पहला, जो मेरा पहला गुरु अगर मैं कहूँ तो मेरे पिताजी संगीत में रहे, और उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया कि ऐसे गाओ वैसे गाओ। फिर एक पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि तुमको विधिवत रूप से किसी गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। मेरे जो गुरु, जो स्वर्गीय भास्कर चंद्र दास, उनके घर पे मैंने निशुल्क उनके घर में रह के संगीत की शिक्षा प्राप्ति की, और उन्होंने मुझसे कोई पैसा कभी नहीं लिया, और मुझे उन्होंने संगीत विशारद तक लगभग 70 के आसपास राग रागिणी से परिचय कराया और सिखाया। और उसी दौरान जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो नाटक करना शुरू किया, और नाटक करते करते कॉलेज में जैसे होता है, अवार्ड मिल जाता है बेस्ट एक्टर की। और नाटक में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी होता था, तो गाना गाना और लोगों को एंगेज करना, और इधर उधर की बातें करते हुए, और अभिनय करना, ये सब शुरू हो गया था कॉलेज में। फिर अमिताभ बच्चन साहब को हमारा जनरेशन देखता था, तो उनको देख के भी लगता था कि क्या एक्टर है, क्या कितना अच्छा करते हैं, काश हम कभी ऐसे एक्टर बने। फिर नसीरुद्दीन शाह साहब का मैंने स्पर्श देखा टेलीविजन में, क्योंकि उन दिनों संडे को नेशनल अवार्डेड फिल्म्स आते थे। तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं पहली बार किसी एक्टर को एक ब्लाइंड का रोल करते हुए देख रहा हूँ, जो कि हूबहू ब्लाइंड लग रहे हैं। तो मेरे मन में कुतूहल हुआ कि ये कौन है। बाद में पता लगा, उन दिनों तो ये सब सोशल मीडिया नहीं था, बाद में पता लगा ये नेशनल क्लब ड्रामा करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां के पास आउट हैं। फिर हमारे उड़ीसा में एक सुपरस्टार होते थे, विजय मोहंती जी, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, वो नसीर साहब के बैचमेट होते थे, उनके बारे क्या में भी बात है। पता लगा। फिर लगा कि भाई एनएसडी कहाँ है, तलाशते हैं। तो फिर इतने में मैं एमए करने चला गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहां पे जाने के बाद मैं कल्चरल सेक्रेटरी भी बना, और वहां पर मैं उड़िया में नाटक लिखना शुरू किया। और मेरा एक ही मकसद होता था कि मैं खुद एक्टिंग करूं, गाऊं। और बाकी पढ़ाकू बच्चे होते थे, वो पढ़ाकू बच्चे मुझसे
छुपते थे, उनको लगता था ये बेकार के काम में लगा देगा, और उनको मैं पीछे खड़ा करके अपना मेन लीड कर लेता था, मुझे मजा आता था। और वहीं पर जो ड्रामा डिपार्टमेंट है आज भी, आज तो बहुत अच्छा हो गया है, उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भास्कर शिवालकर जी होते थे। उनसे जाके मैंने कहा सर मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में, पर मेरे को करना नहीं है, मैं ड्रामा डिपार्टमेंट में अप्लाई करूंगा, तो प्लीज मुझे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं करूंगा, आप एनएसडी जाओ। मैंने कहा सर एनएसडी कैसे होगा? बोले क्यों? मैंने कहा आपके जो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं उन्होंने दो दो तीन तीन बार दिया, एनएसडी नहीं हुआ। उन्होंने बोला किसी का मत देखो, तुम अप्लाई करो, तुम्हारा होगा। ये या तो सरस्वती जी उनके कंठ में बैठे थे, तो मैंने अप्लाई किया। उन्होंने बहुत मतलब इतना बड़ा एक मनोबल बढ़ाया उन्होंने, तो मैंने अप्लाई किया और ईश्वर की कृपा से मेरा एनएसडी में पहली बार में हो गया। उससे थोड़े पहले मैं एक मैनेजमेंट कोर्स की तरफ भी जा रहा था, घर में भी प्रेशर था, पर मैंने सोचा कि एनएसडी करना है तो वो भी छोड़ दिया था। फिर मैंने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का उन दिनों वो रिटर्न सब क्वालिफाई करके फिर मैंने सब छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ आके पहुंच गया, और फिर 3 साल का कोर्स, उसके बाद का मैंने आपको बताया है। तो जब आप एनएसडी में अपना ग्रेजुएशन अपनी अपनी शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय आपके आपके टीचर्स कौन थे, मेंटर्स कौन थे आपके, जिनसे आपकी मुलाकात उस समय होगी, और आपको वो यादें हैं कि हमने इनसे प्रशिक्षण लिया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में? जी, बहुत फैकल्टी, मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत गुणी लोग जिन्होंने हमें पढ़ाया, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और किसी टीचर से ज्यादा प्रभावित हुए, किसी से कम प्रभावित हुए। कुछ बातें उस समय समझ में नहीं आई, बाद में बत्ती जली समझ में आया। लेकिन मैंने कभी किसी टीचर को नकारा नहीं। मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, देखते हैं। नॉर्मली यूथ में हम नकार देते हैं, कठिन लगा तो नकार दो, अपनी लॉजिक दो कि ये क्या बोल रहा है। पर मुझे लगता था कि नहीं, हमें शायद अभी पता नहीं है, और ये हुआ भी। वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगे, अचानक कोई बत्ती जली, पता लगा रही ये तो वो शिक्षक थे या वो शिक्षिका थी जिन्होंने ये बात कहा था। रीटा गांगुली जी हमारे प्रोफेसर होती थी, जो कि एक कंप्लीट ऑलराउंडर, सिंगर, डांसर, कथकली। उन्होंने उस जमाने में जब कथकली के लिए मंदिर में महिलाओं को या लड़कियों को अलाउड नहीं था, वो पहला कथकली डांसर हैं जो केरला में मंदिर में जाके उन्होंने कथकली किया था। क्या पाथ बात! ब्रेकिंग काम उन्होंने किया है, और बहुत शानदार गाती हैं। इंडियन थिएटर पे, वेस्टर्न थिएटर पे, थियरी पे, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पे, सब पे एक अद्भुत कमांड। उनसे बहुत सीखा। प्रोफेसर राम गोपाल बजाज, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वाचिक अभिनय, कैसे पॉज लेने से मीनिंग बढ़ जाता है या घट जाता है, पॉज का क्या महत्व है, शब्दों को किस तरह से कहने से कैसे क्या होता है, काफी कुछ। प्रोफेसर रॉबिन दास जी थे, प्रोफेसर अनुराधा कपूर, प्रोफेसर कीर्ति जैन, सबने कुछ ना कुछ मतलब प्रभावित किया। और प्रसन्ना जी से काफी प्रभावित हुआ। और बीवी कारंत साहब हमारे साथ एक ब्रीफ पीरियड के लिए जुड़े थे। क्या बात है! प्रोफेसर वामन केंद्रे जी, उनसे भी बहुत सीखा। वो खुद एक फोक बैकग्राउंड से आते हैं और खुद एक ऑलराउंडर हैं, अद्भुत निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, उनसे सीखा। फिर कारंत जी से एक अलौकिक अद्भुत प्रेरणा मिली, और एक रास्ता खुला कि जब हम संगीत सीख के आए थे, जब कंपोज करने लगते थे, तो राग जो है वो हमें राग पकड़ लेता था, और एक पर्टिकुलर राग पकड़ के हमें खींच के लेके जाता था, उससे हाँ, निकल नहीं पाते थे। तो वो डर था कि एक राग में हर एक गाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक जैसा हो जाएगा, क्या हम कंटेम्प्रेरी सॉन्ग ऐसे करें कि राग तो होगा बट राग ढूंढने में मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो वो कारण जी से वो प्रक्रिया, वो प्रोत्साहन, वो सब अद्भुत रूप से मिला। और खास करके एनएसडी आने से एक कायाकल्प हुआ है, एक आत्मा की शुद्धि भी हुई है, क्या और बात है! बहुत कुछ हुआ है। जी।
तो कुछ यहाँ पर अगर आपसे मैं निवेदन करूंगा थोड़ा बहुत, चूंकि आपका भी संगीत का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, तो थोड़ा बहुत अगर आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं क्योंकि आप कश्मीर, मूलतः कश्मीर से हैं, ये जी मेरा जी कंपोजिशन नहीं है, ये किशन चंद लंगू जी का कंपोजिशन है। किशन आपके लंगू जो जी, जी 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 जी, जी जी। भांड पत्थर, भांड दुआई के नाम से एम के रायना साहब ने किया था जब मैं रेपेट्री में था। उसमें एक गाना था, मैं अगर सब ठीक से मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, ये 98 की बात है। तब हम नए नए यहाँ पे रेपेट्री में आए हुए थे। अब वो मुझे थी, हर मुख दर पे राह में देखूं, जिस रंग से तुम रंगोगे मुझे, हर मुख दर पे राह में देखूं, जिस रंग से तुम रंगोगे मुझे, हर मुख दर पे जिस रंग से तुम रंगोगे मुझे, जिस रंग से तुम रंगोगे मुझे, उस रंग से रंगूंगी मैं, हर मुख हर मुख दर पे दर्शन। राह में देखूं। यौवन में मैं खुद को भूला, नजर थी मेरी बौनी, यौवन में मैं खुद को भूला, नजर थी मेरी वानी, पतझड़ जो मुझ में बसने लगा, पतझड़ जो मुझ में बसने लगा, जिस रंग से रंगोगे मुझे, हर मुख दर पे, ऐसे कुछ था, मुझे बहुत अगर बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका स्वर माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अभी आगे थैंक यू। और सुनेंगे। तो उस हाँ जी। तरह से फिर खैर आपकी यात्रा चलती रही, और अब मैं भारंगम की बात करूंगा, जो इस बार तो अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग उत्सव था। आपने पूरे विश्व स्तरीय उसको बनाया था, उसको आयाम उसका आपने बहुत बड़ा किया, विस्तृत किया है। तो क्या इससे पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ क्या था? नहीं, प्रयास एक्चुअली ये जो पहली बार शुरू हुआ था 99 में, ये 25वां साल था। जी जी ये 25 साल में उस समय पद्मश्री रामगोपाल बजाज जी ने इसको शुरू किया था, वो उस समय यहाँ के निर्देशक थे। ये उनका विजन है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, जिसका फल जी 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 कुछ मैं, हाँ। जी तो वो होते होते वो एक नेशनल फेस्टिवल था, होते होते वो इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका था, और विश्व का अभी आज के डेट में ये दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। और इस बार हमने और एक रिकॉर्ड भी बनाया, एक कीर्ति स्तंभ, एक कीर्तिमान नेशनल क्लब ड्रामा ने बनाया कि 21 तारीख को 4 बजे, शाम को 4 बजे 1580 से अधिक जगह पर पूरे देश में 1580 से अधिक अलग अलग नाट्य ग्रुप एक ही समय पर 1580 से अधिक नाटक मंचन किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस बार भारंगम में हमने किया। तो और भारंगम जिस दिन कंक्लूड हो रहा था, उस दिन हमने समुद्र मंथन नाम से जो नाटक है, जो नाट्य शास्त्र के हिसाब से पहला नाटक है, जो नाट्य शास्त्र लिखने के बाद जो पहला प्रयोग हुआ थियरी का प्रैक्टिस में, वो समुद्र मंथन है। उसको हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत किया था, मैंने डायरेक्ट किया था। तो इस तरह से कुछ कुछ काम इस बार हुआ है। तो जो विदेशों से जो आप जो नाट्य संस्था आए थे जिन्होंने इसमें शिरकत की, तो कहाँ कहाँ से, उसका कुछ थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। रशिया से, इटली से, बांग्लादेश से, नेपाल से,
पोलैंड से आने वाले थे, पर उनकी कुछ उनको उनके सरकार ने आने जाने का स्पॉन्सर नहीं किया, जिस वजह से वो नहीं आ पाए लास्ट मोमेंट पे। अदरवाइज इतने लोग थे इटली से, रशिया से और बांग्लादेश और नेपाल से थे। और जो विदेशी प्रस्तुत यहाँ पर नाटक किए गए, उनका भारत में रिस्पॉन्स क्या रहा? किस तरह से उसको यहाँ पर देखा गया है? बहुत ही अच्छा रहा, और ज्यादातर नाटक को लोगों ने काफी सराहा। लोगों को अच्छा लगा। अलग अलग भाषा में भी जो नाटक आए थे भारत के अलग अलग प्रांत से, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, और विदेशी नाटकों को भी लोगों ने काफी पसंद किया। जी, जी। तो आगे भी कुछ अब आप अगले साल करेंगे तो उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन, संशोधन करने की आप सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे और विस्तृत बनाया जाए? जी, और रोचक बनाने के लिए कई बातें, कई आइडियाज हैं जो कि सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन द सोसाइटी, एंड जो हमारी कमिटी होती है, एडवाइजरी कमिटी, वो करने के बाद फिर हम उसको साझा करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आना चाहता हूँ त्रिपाठी जी। ये मैं अपने आपसे पूर्व भी कई रंगकर्मियों से और जो अच्छे पोस्ट वगैरह पे थे, उनसे भी बात कर चुका हूँ। हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत विस्तृत है, बहुत अलग-अलग भाषाएँ हैं और अ, इतने विस्तार में आपको लग नहीं रहा है कि जो बच्चे नेशनल मतलब थिएटर को अपनाकर इसको अपना रोजी-रोटी का भी साधन बनाना चाहते हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे और होने चाहिए विद्यालय, जिसकी बहुत ही जी, आवश्यकता है। पांच तो और कैंपस हमारा, एक्सटेंडेड कैंपस हम लोगों ने अभी खोल लिया है। तो जैसे बनारस में, बैंगलोर में, अगरतला में, गैंगटॉक में और श्रीनगर में, 5 अलग अलग जगह पे हमने कैंपस अभी खोला है। और कुछ तो बहुत ही पुराने हैं, जैसे बैंगलोर सेंटर वाज द फर्स्ट सेंटर जिसको हम लोगों ने किसी प्रांत में वो किया था। और एक्सक्लूसिवली इंडियन क्लासिकल थिएटर की ट्रेनिंग के लिए बनारस में हमने सेंटर खोला है। और भविष्य में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिस तरह से हमें गाइड करेगी, तो उस तरह से हम लोग और इसको अधिक से अधिक लोगों तक लेके आएंगे। अच्छा, आप अभी यंग है, आप में ऊर्जा है और आपको ये स्वयं भी लग रहा होगा कि थिएटर में जो काम करने वाले हैं उनको वो कैसे अपने आप को आश्वस्त करेंगे अगर हम, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा त्रिपाठी जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग करते हैं प्रायः वो मुंबई की तरफ भाग जाते हैं और उनमें फिल्मों में काम करने का बहुत वो जुनून बना रहता है कि हम जाकर, चाहे वो वहां पर सफल ना भी रहे, लेकिन जाते हैं वहां पर, उनको वो ग्लैमर वाली लाइफ जो है ज्यादा पसंद आती है। और सबसे बड़ा कारण उसका है कि थिएटर में वो आजीविका कमाने का उतना साधन उनको लग नहीं रहा है, उतना मिल सकता है। तो इस दिशा में आपका क्या आपकी क्या राय है? क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि वे इसको इसको रोजगार के रूप में भी इसको वो अपना सकते हैं? नहीं, रोजगार के रूप से तो बहुत लोग अपनाते हैं। आप मुंबई में कुछ एक लोगों को देखते हैं। हमने जितने ग्रेजुएट्स हमारे निकले हैं, वो सारे मुंबई में थोड़ी हैं। लेकिन क्योंकि वो मास मीडिया का एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावी मीडियम है सिनेमा, इसलिए आप उनको चर्चा करते हैं। और उसके चक्कर में जो लोग अपने प्रांत में जाके काम करते हैं, जो लोग हार्डशिप को भी झुठला देते हैं अपने हार्डवर्क से, उन लोगों को कोई कंसिडर ही नहीं करता, क्योंकि उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो उनको चंद एक्टर जब मीडिया में दिखते हैं तो उनको लगता है अरे एनएसडी वाले यहाँ ट्रेनिंग लेके मुंबई भाग गए। ये कंप्लीट ट्रूथ इसमें नहीं है। बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर आज भी कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। आप बताइए एनएसडी में से कितने लोगों को आप जानते हैं जो बॉलीवुड में हैं? बहुत कम लोग हैं। रही बात एक ये। दूसरी बात, समाज की उदासीनता। समाज जब कहता हूं उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं, मेरे दोस्त भी शामिल हैं। समाज बहुत उदासीन है थिएटर के लिए।
उस वजह से आज थिएटर इंडस्ट्री नहीं बन पाया। अगर ये इंडस्ट्री बन पाता तो लोग और काम कर रहे होते ब्रॉडवे में जैसे लोग काम करते हैं, वो नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी होगा नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में कभी भी किसी तरफ हम मतलब रुख जो है बदल सकता है, मुड़ सकता है। तो हम तो आशावादी हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग नाटक के प्रति और ज्यादा सहानुभूति और प्रेम, आदर, सत्कार के साथ नाटक की तरफ देखेंगे, नाटक को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। क्योंकि ये आप उस देश में बैठे हैं जिस देश में मंदिरों के अंदर नाट्य मंडप होता था, जिसका प्रूफ है। बिल्कुल तो जी, मंदिरों बिल्कुल के अंदर अंदर अगर नाट्य मंडप होता था, इसका मतलब लोगों से नाटक लोगों के जीवन का एक हिस्सा था। वो समय जब आएगा फिर से नाटक शायद इंडस्ट्री बन जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर एक अभिनेता यहाँ कोर्स किया तो क्या मुंबई जाके अभिनय करना कोई गुनाह है? ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी सब चीज छोड़ के मुंबई में कुछ और कर रहा है, वो डिबेट कर सकते हैं कि इतना रिसोर्स उसके ऊपर खर्चा हुआ, वो तो अभिनय कर नहीं रहा है। सो मीडियम थोड़ा बदल रहा है जरूर, पर अभिनय तो कर रहे हैं। और जो अभिनय कर रहे हैं वो थिएटर भी कर रहे हैं। आप नसीर भाई को देखिए, हम्म। थिएटर कर रहे हैं। पंकज जी को देखिए, थिएटर कर रहे हैं। रघु भाई को देखिए, थिएटर कर रहे हैं। अनुपम खेर जी को देखिए। सो ऐसा नहीं है, पर क्योंकि ये एक आसान तरीका है बोलने के लिए कि भाई यहाँ से थिएटर करके लोग चले जाते हैं मुंबई। उसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया। तो नंबर वन, ना कि सारे लोग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते हैं। नंबर टू, जो जाते हैं वो भी सिनेमा के साथ साथ थिएटर करते हैं। और जो जिनका नहीं भी हो पा रहा है, जैसे आपने कहा मुंबई में, वो वहां रह के भी थिएटर करते हैं। वो बीच बीच में अपने प्रांत में जाके भी 2-4 महीने रुक के कुछ करके आ जाते हैं। लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप सिनेमा में या किसी दूसरी जगह पे सो कॉल्ड फेमस नहीं होते, कोई आपके बारे में जानने की उत्सुकता नहीं होता है किसी में। और फिर वो इग्नोरेंस की वजह से बोल देते हैं कि नहीं, एनएसडी वाले तो बॉम्बे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो नहीं, बहुत अच्छा। ये अच्छा सकारात्मकता है इसमें, क्योंकि आपने बता दिया कि वो इतने आश्वस्त हो जाते हैं अपने आप में कि वो बहुआयामी कार्य कर सकते हैं, थिएटर में भी कर सकते हैं, फिल्मों में भी कर सकते हैं, और अपना जो उनका हुनर है उसको ठीक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको आजीविका का साधन नहीं बना पाते, जब तक जहां तक कि थिएटर का सवाल है। नहीं, आजीविका का साधन तो हम लोगों ने तो बनाया। हम लोगों को तो दिक्कतें तो सबको होती है, हमें भी दिक्कतें हुई, लेकिन हम अपनी दिक्कत को सबसे बड़ा दिक्कत क्यों मान लें? जीवन में कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसको कोई दिक्कत ना हो, तो हम क्यों बना लें उसको स्लोगन कि नाटक वाले ही दिक्कत फेस करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आजीविका भी बन सकती है और लोगों ने बनाया है। और खाली दिल्ली मुंबई में थोड़ा शायद इजी हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ थोड़े ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी जगह में शायद थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निरंतर तपस्या के तहत नाट्यकर्म कर रहे हैं और उसमें से जिंदा भी हैं, आजीविका भी बना है। डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट मैंने बोला कि समाज का रुख थोड़ा बदलना चाहिए। अगर जिस दिन मैं अपने जेब से पैसे दे के सिनेमा जैसे देखने जाता हूँ, जब मैं नाटक देखने के लिए मन बना लूंगा, तब ये बात आएगी। नहीं तो ये खाली एक महज डिस्कशन होकर रह जाएगा। और सही है, मैं एक बहुत रंगकर्मी के नाते मुझे बिल्कुल सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। नहीं, आपको अपने आप खुद अपने आप को खड़ा करना है। और जब आपने इस थिएटर लाइन को पकड़ा है तो नेचुरली आपको स्वयं में इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं इसको आजीविका का भी साधन बना सकता हूं। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जो हमारे देश की विविधता है, इसमें हर जगह जो लोक नाट्य है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए आपका क्या विचार है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस तरह से अपना पूरा योगदान इसमें दे सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है त्रिपाठी जी कि जब तक कि हम लोक नाट्य को सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, नहीं तो विलुप्त होता जाता है।
नाटक कभी विलुप्त हुआ नहीं। अगर नाट्य शास्त्र लिखा गया था लगभग 3000 साल पहले, तब से लेकर अभी तक नाटक कभी विलुप्त नहीं हुआ। नाटक कभी विलुप्त होगा भी नहीं। कभी उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, कभी उसको बहुत ज्यादा सराहा जाएगा, कभी कम सराहा जाएगा। नाटक विलुप्त होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाटक जिस दिन विलुप्त हो जाएगा उस दिन समग्र समाज जो है वो भटक जाएगा और शायद सृष्टि खत्म। जो नाट्यशास्त्र में लिखा गया है कि नाटक जो है वो ज्ञान का आदान प्रदान करता है, एंटरटेन करता है, तमाम बहुत सारे आयाम जो है कला के, उस सबका एक समावेश उसमें होता है। संगीत, नृत्य, शिल्प कला, ये सब चीजें। और साथ में लोगों का विषाद दूर करता है, लोगों को एक मरहम लगाने का काम करता है। तो नाटक तो कभी विलुप्त नहीं होगा। नाटक कुछ बीच बीच में तकनीकी खराबी आ रही है। इस समय चित्तरंजन त्रिपाठी जी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। बीच बीच में कुछ परेशानी आती है यहाँ पर। अभी हम उनसे बात कर रहे हैं नाटकों के बारे में। पुनः जुड़ गए हमारे साथ। जी जी जी, बात हो रही है। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है बीच बीच में। जी जी जी, बीच में थोड़ी थोड़ी नेटवर्किंग ये सब हो रहा है जी। जी, अब बात आपने पूरी करिए सर। हाँ, मैंने वही कहा कि जिस दिन नाटक विलुप्त हो जाएगा, समझ लीजिए समाज कंप्लीटली अराजकता होगा, या फिर विलुप्ति, समाज की विलुप्ति होगी। तो मेरा 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 एक सवाल ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो विश्व का इस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक का विद्यालय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एकमात्र स्कूल है जहां पे हम 1.5 साल क्लासिकल थिएटर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, विच इंक्लूड्स क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल थिएटर एज वेल। और बाकी 1.5 साल जो है कंटेम्प्रेरी थिएटर पे करते हैं। बाकी विश्व के जितने स्कूल हैं वो केवल और केवल कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थिएटर की ट्रेनिंग देते हैं। हम वेस्टर्न और हमारे इंडियन थिएटर, और वेस्टर्न में भी क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी वो सब कुछ। तो हमारा विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, रहा सवाल हिंदुस्तान में जो हमारे फोक फॉर्म्स हैं, जो अदर बाकी जो म्यूजिक के फॉर्म्स हैं या म्यूजिकल के फॉर्म्स हैं, म्यूजिकल थिएटर के फॉर्म्स हैं, उसके ऊपर प्रशिक्षण 3 साल बहुत सारी विधाओं के ऊपर, बहुत सारी शैलियों के ऊपर स्टूडेंट्स को दिया जाता है। कुछ प्रोडक्शंस भी हम उस पर्टिकुलर एरिया में जाके बच्चों को रख के वहां से सिखवा के लाते हैं, प्रोडक्शन माउंट करके लाते हैं। अगर कथकली के तेराकुट्टू के ऊपर करना है तो हम साउथ में जाएंगे, उड़ीसा में करना है उड़ीसा ले जाएंगे, छाव में करना है या तो पुरुलिया ले जाएंगे या उड़ीसा मयूरभंज ले जाएंगे। ये सब तमाम चीजें होती है ताकि कंटिन्यूएशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रहे। उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एनएसडी करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, एक और समस्या जो मैं देख रहा हूं कि जो नाटक सामने आने चाहिए, खास करके हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, मराठी में, बांग्ला में या अन्य भाषाओं में नाटक हमारे पास तो बहुत है, लिखने वाले भी है। हिंदी की क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट? मतलब लिखना तो कम हुआ है, हर भाषा में हुआ है। महाराष्ट्रियन मतलब मराठी में इसलिए या गुजराती में क्योंकि उनके पास थिएटर जो है एक उसका कमर्शियल एंगल है। मैं जो कमर्शियल बोल रहा हूँ इसका मतलब ये, उसका जो कमर्शियल का जो एक हल्कापन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कमर्शियल यानी कि लोग खुद उत्सुक होकर नाटक देखने आते हैं पैसा देकर, जिस वजह से बहुत आज भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंटल प्लेस भी लिखे जाते हैं और वो सक्सेसफुल हैं। हजारों शोज होते हैं। हिंदी प्रांत में उस तरह का कल्चर जब होगा तो और अच्छा होगा। और क्योंकि मीडिया में 10 पेज लिखने से आपको 20,000 मिल जाता है, 10,000 मिल जाता है, इसलिए भी जिनमें हुनर है वो नाटक छोड़ के टेलीविजन लिखते हैं, सिनेमा लिखते हैं, या सिनेमा लिखने का
एक जो संघर्ष करते हैं। और नाटक लिखने के बाद आप कहाँ जाएंगे प्रकाशन के पास, फिर कहाँ जाएंगे, कौन मंचन करेगा, वो सारी चीजें थोड़ी गड़बड़ हुई है। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी कोशिश ये भी कर रहा है कि कैसे हम प्ले राइटिंग पे भी जोर दें, और तमाम पूरे खाली हिंदी बेल्ट नहीं, पूरे भारत में कैसे एक मुहिम प्ले राइटिंग के ऊपर एक 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 मूवमेंट कैसे हम शुरू करें। क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, एक जमाना तब था जब मोहन राकेश जी के इतने सारे नाटक आए, उनकी धूम मच गई, या लक्ष्मी नारायण लाल जी थे, उनके नाटक थे, बहुत सारे नाटक थे, ललित सहगल थे। अब है, लिखने वाले तो हैं, लेकिन उस मात्रा में थोड़ी सी कमी महसूस होती है, खास करके हिंदी जगत में। हाँ, वो थोड़ा बहुत है, बट समय बदलता है, यू नेवर नो। आज ऐसा एक स्थिति है, हो सकता है कल बेहतर स्थिति हो, और मुझे तो लगता है कि आने वाला कल बेहतर ही होगा, क्यों खराब ये होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही सकारात्मक है इस बारे में, आशावान है कि ठीक होना चाहिए। और क्योंकि ये कमी तो थोड़ी सी महसूस हो रही है हिंदी नाटकों की। जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से पुस्तकें रोज आती हैं, कविताओं की पुस्तकें आते हैं, उपन्यास आते हैं, कहानी संग्रह आते हैं, लेकिन नाटक बहुत कम आते हैं हिंदी में। तो नाटकों की कमी है, उसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। नाटक आने चाहिए और उनकी बहुत ही आवश्यकता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा था आपने जी5 के लिए कोई विशेष कार्य किया था, कुछ आपने कोर्ट उसके लिए। मार्शल एक प्ले है जो बहुत ही मशहूर नाटक है, कोर्ट मार्शल। उसको जी5 एक्चुअली समय समय पर नाटक को नाटक के रूप में शूटिंग करके उसको लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही बहुत ही अनोखा प्रयास वो चैनल करती है, प्लेटफॉर्म करती है। तो उसमें मैंने कोर्ट मार्शल डायरेक्ट किया था, जो उपलब्ध है जी5 पर। जी। अच्छा, अक्सर जैसे मैंने आपका समुद्र मंथन देखा, बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन था, उसमें कोई संदेह नहीं था। और जो तकनीक आपने उसमें इस्तेमाल किया था मंच पर, ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है। इतना वो उसका आयाम आपने इस तरह से प्रस्तुत किया था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी, त्रिपाठी जी, उसमें संगीत का सम्मिश्रण आपने बहुत किया था, संगीत का पुट बहुत था उसमें। और उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और चूंकि आप स्वयं संगीत जानते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन था वो। उसके बनाने में, डायरेक्ट करने में कितना आपको प्रयास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, और कितने समय में आपने वो तैयार किया था नाटक? मैंने सुना बहुत कम समय में आपने किया था वो। 9 दिन में हुआ था। 10वें दिन हम शो कर रहे थे, और 9 दिन में वो नाटक कैसे हुआ और जिस स्तर तक हम पहुंच पाए, वो तो सब परमात्मा की कृपा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। और वो 9 दिन में कैसे हुआ मैं भी नहीं जानता। रही संगीत, दुनिया तो बिना संगीत का दुनिया ही नहीं है। जिस वजह से हमने वेद को लिखते लिखते ही सामवेद में संगीत के वो और चले गए, क्योंकि लोगों क्या को, हमारे जो पूर्वज थे वो इतने विजनरी थे, उनके पास इतना विजन था, उनको था कि खाली मतलब ज्ञान की बात बिना संगीत भी नहीं हो सकती। तो इसलिए संगीत को बहुत जल्दी उन्होंने जीवन का हिस्सा बना लिया, रिचुअल्स का हिस्सा बना लिया, पूजा पाठ का हिस्सा बना लिया, स्पिरिचुअलिज्म का हिस्सा बना लिया। तो अब समुद्र मंथन, क्योंकि विष्णु पुराण से एक प्रेरित एपिसोड है, तो उसमें संगीत का एक मतलब एक म्यूजिक जो है इंटीग्रल पार्ट तो होना ही था। तो और रही प्रेजेंटेशन की, सिनेमा जैसे लग रहा था। हाँ, ये है कि आज अगर आने वाले समय में हमें स्पेक्टेकुलरली कुछ और करना है, तो कई बार अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। सो उस एक्सपेरिमेंट के तहत उस तरह का प्रोडक्शन करने के लिए मैंने सोचा, और ईश्वर की कृपा रही कि लोगों को अच्छा लगा। ने बहुत अच्छा रहा आपका वो प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। तो ये उसका जो संगीत ओवरऑल था,
ये आपने ही कंपोज किया था? जी 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 जी। तो थोड़ा बहुत हमारे, अच्छा इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, युवराज शर्मा जी बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं मेरे उनका सीनियर। स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी युवराज जी शर्मा जी जी, हाँ जी। जी। तो हमारे परम मित्र हैं, बहुत बढ़िया। आप जुड़ गए हैं। और इस तरह से योगेश त्रिपाठी जी रीवा से जुड़ गए हैं, उनका भी मैं सबको सबको बहुत, मैं सबको मैं नमस्ते बोल रहा हूँ। जी जी, जी। बहुत बड़े नाटककार हैं आपके। आपका नाटक वो चौथी सिगरेट बहुत ज्यादा आजकल प्रचलित है, लोकप्रिय है। तो अब उस समुद्र मंथन का जिक्र हम कर रहे थे, उस में से संगीत आपने प्रस्तुत किया, उसमें थोड़ा सा प्रस्तुत अगर आप यहाँ पर हमें उसका कुछ सुनाएंगे अपने मित्रों के लिए, अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे कुछ नांदी पाठ के रूप में शुरू में था। और बीच में भी उस था, सब। काफी म्यूजिक था हाँ बीच हाँ, में भी। काफी कुछ था। और ये कंपोजिशन काफी टेढ़ी मेढ़ी है, तो मेरे पास हारमोनियम नहीं है, वो भटकने के चांसेस हैं। ये नांदी पाठ था, फिर कुछ श्लोक भी थे। एक जो भरत वाक्य था वो भी कुछ अच्छा सा भरत वाक्य भी था। और जब इंद्र की एंट्री होती है उसमें भी कुछ इंद्र के ऊपर भी कुछ लिखा गया था और किया गया था। तो इस तरह से था। अच्छा, जो आपने स्वयं संगीत सीखा है, वोकल ओडिसी जो आप कह रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत सुनाइए, अच्छा लगे। ओडिसी। फेरी थरे जा चाहिला नहीं से त फेरी थरे जा चाहिला नहीं से त फेरी थरे जा फेरी थरे जा चाहिला नहीं से त गभा फूल सज करी गभा फूल सज करी थिली जारे तोड़ी धरी गभा फूल सज करी थिली जारे तोड़ी धरी से पुणी ढाळीला ने चित घेनी मुथिली परा पराण धन कळी घेनी मुथिली परा पराण धन कळी काहू पुरी वासा सुनीता कुडक कहूँ पुरी बासा सुनीता कुडक भर में भर मिली काक कु जानी पिक दर हासी पाखे बसी छुरी घसी दर हासी पासे बसी छुरी घसी चाळीला काम कातुरी चाळीला काम चातुरी छळे गलित हारी छळे गलित हारी मरम बळीला सेत फेरी थरे जा फेरी थरे जा फेरी थरे जा चाहिला नहीं सेता। ये लिरिक्स मैंने गड़बड़ गाया है, बट क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत थैंक बढ़िया। यू। आनंद आया, आनंद आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। योगेश त्रिपाठी जी ने एक कमेंट लिखा है, आप सुनिए जी उसको।
लिख रहे हैं कि 2003 में स्वर्गीय मुश्ताक काक साहब के निर्देशन में उनका नाटक जो है त्रिपाठी जी का मुझे अमृता चाहिए में चितरंजन जी ने संगीत दिया था। उसी अवसर पर श्रीराम सेंटर में उनकी आपसे मुलाकात हुई है, याद है आपको? जी जी, याद है, याद है। उसमें, हाँ, उसमें मैंने म्यूजिक किया था। घर घुसनी कहलाऊं मैं, घर घुसनी कहलाऊं, घर घुसनी कहलाऊं मैं, घर घुसनी कहलाऊं, घर घुसनी मैं, घर घुसनी, ऐसे कुछ था। क्या चंदा बात है। बोले मैं नाम, चंदा बोले मैं नाम, समझ। मैं, अभी बहुत समय हो गया, बट उन्होंने कहा तो बीस एकदम से। इक्कीस अरे सुनिए त्रिपाठी जी, 20-21 साल हो गए, आपको याद है क्या ये? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, जी जी। क्या बात है, क्या बात है। दाद देनी चाहिए आपकी याददाश्त को, बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रख लीजिए, कि बहुत अच्छी बात है। तो त्रिपाठी जी ने एक और कमेंट किया है कि आपके ताजमहल का टेंडर जैसे व्यंग्य प्रधान नाटक को म्यूजिकल अंदाज में प्रस्तुत करके आपने चौंका दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए अपने मित्रों को। हाँ, जब वो प्ले हुआ था तो मैं बहुत ही मतलब अनभिज्ञ, मेरे पास उतनी अभिज्ञता थी नहीं। पास आउट हुए थे, तो बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। अभी भी नहीं जानता हूँ, बट अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो बढ़ा है। तो उस टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो जब मैंने वो नाटक पढ़ा तो मुझे लगा कि उसके विजुअल बनने लगे थोड़ा थोड़ा। फिर हाँ। मैंने सोचा कि इसको ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो उसको मैंने, वो तो पूरी तरह से अलग तरह का लिखावट है उसकी। प्रिंटिंग मटेरियल अवेलेबल है, मतलब प्रिंटेड है वो प्ले। पर मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि इसको म्यूजिकली किया जाए। सो मैंने उसमें 7-8 गानों का उसमें कंपोज किया और वो सब हुआ। सो अब ऊपर वाले की कृपा है कि उस तरह की बुद्धि मिली, तो फिर मैं उसी तरफ चल पड़ा। तो मैंने सुना कि बहुत ही पसंद किया गया है वो नाटक। जी, वो आज भी 26वां साल चल रहा है, पर वो जहां भी हम लेके जाते हैं, जहां भी करते हैं, लोगों को उतना ही मजा आता है जितना 26 साल पहले आता था। तो तो नेचुरली उसके कैरेक्टर्स बदलते होंगे ना अब वर्तमान एक्टर्स में बदलते हैं, एक्टर्स बदलते हैं, और फिर उसको फिर हम लोग फिर नए एक्टर्स के साथ कास्टिंग करके फिर रिहर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो और थोड़ा क्योंकि बहुत वो एक, फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करते होंगे उसमें आप। नहीं, उसमें ब्लॉकिंग, सेट, कॉस्ट्यूम और म्यूजिक में कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं है और वो वैसा का वैसा ही हम रखते भी हैं जानबूझ के, कि उसका एक आर्काइवल वैल्यू भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। और चैलेंज ये है कि क्या उस समय जो हमने किया था आज भी उसके रेलेवेंस है। अगर हमने बदल दिया तो फिर बात अलग हो। तो जब तक ये लोगों को पसंद है तब तक उसका रेलेवेंस है। और उसका रेलेवेंस शायद इसलिए रहेगा, इसलिए शायद वो लेखन, जो लेखक ने जो लिखा है उस तरह से, लेख के हिसाब से ये कालजयी नाटक है। तभी आज भी लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक जो अच्छा लग ह्यूमन रहा है। टेंडेंसी, ग्रीड की, लालच की जो एक टेंडेंसी है, उसी के ऊपर वो नाटक है। जिसको हम करप्शन कह देते हैं, उसी के ऊपर नाटक है। तो जब तक कलयुग है, करप्शन कहाँ खत्म होगा। तो जब तक करप्शन है तब तक ये कालजयी नाटक साबित होता रहेगा। चलिए, बातचीत तो अब लगभग 55 मिनट तो निकल गए, पता भी नहीं जी चला। जी जी। तो बस अब कार्यक्रम का हम संपन्न करेंगे, एक दो बातचीत करेंगे और थोड़ा सा। तो मेरा एक आपसे निवेदन है, क्योंकि अब आप ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आए हैं जहां पर संभावनाएं बहुत है नाटक और रंगमंच को विकसित होने के लिए, खास करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से। तो नाटकों को जनता के और करीब लाने के लिए और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नाटकों के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना क्या है त्रिपाठी जी, जब तक कि
व्यक्ति में ये अपने आप में ये कल्चर नहीं बनेगा कि ये नाटक मुझे देखना है, इसके लिए मुझे 100 रुपए का टिकट लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कार्ड मिलेगा तब भी नहीं जाते हैं, जी, इनविटेशन कार्ड मिलने के बावजूद नहीं जाते हैं। तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, ये आप बता दीजिए यहाँ पर। हम तो आज जब भी नाटक करते हैं, अगर बुक माई शो में हम उसको प्लेस करते हैं तो टिकट्स तो हमारे सब बिक जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली की रियलिटी है, ये पूरे पूरे भारत में ये रियलिटी नहीं है। आज जब दूसरे शहर में लोग 100 रुपए टिकट रख देते हैं, 500 रुपए 300 रुपए रखते हैं, उसमें भी मारामारी बहुत मुश्किल, मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि समाज को थोड़ा सा अपनी उदासीनता से दूर जाना पड़ेगा। आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो दिन रात वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक प्ले राइट, वो क्या करता है? वो अंततः बिना आपको जाने पहचाने, बिना किसी स्वार्थ के आपका दिल बहलाने की कोशिश करता है। तो आप उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि भाई टिकट लेके आए। ये तो समाज को करना पड़ेगा। ये अभिनेता को या किसी रेपेट्री को या किसी संस्था से ये सवाल करेंगे। संस्था तो अनवरत वही कर रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं? आपके बिना तो कुछ नहीं है। तो आप जो बटे हुए हैं, जो उदासीनता से ग्रसित हैं, उससे निकल के आइए। क्योंकि नाटक जो है, जैसे कि नाट्यशास्त्र में पहले चैप्टर में ही भरत मुनि जी ने कहा है, ये ज्ञान का एक अद्भुत माध्यम है और समस्त कला का समावेश है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, वो समाज उतना ही पिछड़ा रहेगा जो नाटक से जितनी दूरी बना के रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अंत में जो नई पीढ़ी है, जो इसमें बहुत ही रुचि रखते हैं थिएटर में आने के लिए, उनके लिए मैं संदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? उनको कैसे आप बताएँगे नहीं आप आइए, इसमें आपका भविष्य सुरक्षित है? देखिए, एक तो ये है कि इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। क्या बहुत बात अच्छा है! प्रोफेशन है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई पेंशन भी नहीं है। और अच्छा। मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। जब लोग सोते हैं तब आप जगे रहते हैं। क्या बात है! जब लोग धूप से डरते हैं तब आप धूप में जाने में कतराते नहीं। लेकिन ये सब करने की हिम्मत करके अगर आप घर से बाहर आ रहे हैं, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जीवन भर केवल और केवल परिश्रम करना होगा। जितना परिश्रम उतना उसका बोनस, जितना कम परिश्रम उतना कम बोनस। अनलेस आपको परमात्मा ने कुछ अलग से लिखवा के भेजा है तो बात अलग है। मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग कष्ट करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, जिससे हम जिंदा भी हैं, कला भी हमारे अंदर का कलाकार भी जिंदा है और हम लोग भी जिंदा है। तो परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं है। और अद्भुत प्रोफेशन है, जहाँ पेंशन नहीं, जहाँ रिटायरमेंट नहीं, जहाँ रिजर्वेशन नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब अंत में हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और उसको और आगे बढ़ाने में आप किस तरह का अपना योगदान आप समझते हैं? आपको तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। सर काम कर रहे हैं, 15 घंटे से 18 घंटे तो काम कर रहे हैं। मैं सुबह 9:30 बजे आया हूँ, मैं अभी भी स्कूल में बैठा हूँ। काम तो सर कर रहे हैं और सब लोग मिलके कर रहे हैं। मैं अकेले नहीं हूँ। ठीक है, कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन साथ में है, एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति के कुछ सोचने से कुछ हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं है। सो वो सब है। और दूसरा कि हम जिस संस्कृति से आए हैं या जिस संस्कृति में हम बिलीव करते हैं, जहां जीवन का एक अटूट हिस्सा नाटक था, तभी हर एक मंदिर में नाट्य मंडप था। तो उस ओर कैसे हम जाएंगे ताकि हर घर नाटक हो, हर घर क्या थिएटर हो। क्या तो बात है! उस ओर कैसे जाएंगे, उसकी तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हम लोग अनवरत कुछ 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 करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप देखिए हर एक घर में जब छोटा बच्चा होता है वो कितना अच्छा अभिनय करता है, और फिर उसको एमबीबीएस एमबीए ये सब का प्रेशर देके हम अभिनेता से इंसान बना देते हैं। तो यानी कि उस इंसान के अंदर अभिनेता तो छुपा हुआ है, यानी कि वो मूलतः तो एक कलाकार है, तो उसके अंदर एक नाटक खेलने वाला या नाटक समझने वाला इंसान है। तो हर घर नाटक या हर घर थिएटर को फिर से पहुंचाने के लिए, और जो सोया हुआ है जो कलाकार जिसके अंदर, उसको फिर से जागृत करने के लिए हम लोग प्रतिष्ठित हैं और चेष्टा है। बाकी तो प्रभु की जी इच्छा है। बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर ली, और इतनी जी। व्यस्तताओं के कारण भी आपने समय निकाला। और इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़े उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँगा, सब गुणी लोग हैं, बड़े लोग हैं। मैं तो क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि भगवान सबको स्वस्थ रखे, और सबको मेंटल पीस भगवान प्रदान करे, क्योंकि हम जिस तरह के कॉम्प्लिकेशन, कभी ग्लोबल वार्मिंग तो कभी कोविड तो कभी क्या, तो कम आपदा आए हम सब पे, और सबको भगवान सुखी रखे, और सबका मेंटल पीस रहे और स्वस्थ रहें सब लोग, और कला का आदर करें और कला से जुड़ें। अपनी जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कला और कलाकारों को थोड़ा सा गले मिलाने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या बात है। इसी नोट पर हम आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। ईश्वर ने चाहा चित्तरंजन त्रिपाठी जी, फिर मुलाकात होगी, जी फिर जरूर। विस्तार से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बहुत देर हो गई, आप भी कार्यालय में बैठे हैं, आपको भी अब घर परिवार में जाना है। तो आप भी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। फिर मिलेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर आज हम बातचीत कर रहे थे श्री चित्तरंजन त्रिपाठी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक और सुपरिचित अभिनेता और रंगकर्मी से। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समय निकालकर वे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए थे। अब मुझे अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।